हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट करेंगे। इसमें आज का टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट। गाइज, इससे पहले भी जो हमने किए हैं, जैसे प्रेसिडेंट किया है, वाइस प्रेसिडेंट किया है, इमरजेंसी प्रोविज़न किए हैं और यूज़ ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, तो वो डायरेक्टली मेजोरिटी जैसे सिंपल स्पेशल मेजोरिटी हो, किस किस के लिए कौन से, जैसे प्रेसिडेंट के लिए कौन सी चाहिए, तो कौन से एक्ट में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, वो सिंपली एक क्लास में की हुई है सारी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसमें। फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी मैंने अच्छे से टेबल में करवा रखा है। इमरजेंसी प्रोविज़न का भी बहुत ही अच्छी सी टेबल दे रखी है कि नेशनल इमरजेंसी है, कौन सा आर्टिकल में है, इस टाइप से, या आर्टिकल कौन सा है, फिर इसका फंडामेंटल राइट पे कौन सा इफेक्ट होगा। आप इसके पीडीएफ भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वो टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इजी ये जो टेबल्स हैं उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी आपका स्टडी एरिया है वहाँ पे आप इसको चिपका के रखें और उसको बार बार देखते रहें, तो आपको इजी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम करेंगे हाई कोर्ट। आज की क्लास में अकेला सुप्रीम कोर्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम साथ साथ में हाई कोर्ट करेंगे। तो आपको जो भी ये क्लास देखनी है तो कॉन्टिन्यूएशन में देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट पढ़ें हम, क्योंकि जो भी इनकी क्रिटिकलिटी रहती है या फिर कोई एक्सेप्शन पॉइंट्स रहते हैं दोनों के, कि सुप्रीम कोर्ट के क्या स्पेशल प्रोविज़न है जो कि हाई कोर्ट में नहीं है, या हाई कोर्ट के हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो वो आपको रिमेंबर करने में इजी रहता है, तो उसी टाइप से पढ़ना। और जो नेक्स्ट हाई कोर्ट का रहेगा उसमें हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम डिटेल लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डायरेक्ट हाईलाइट में दूंगी, और जो पीडीएफ होगा उसमें जो भी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मैं उसको पीडीएफ में कवर करके दूंगी। वो आपको मेंस में भी हेल्पफुल रहेगा, प्रीलिम में भी हेल्पफुल रहेगा, तो आप ज़रूर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना वहाँ से, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ में देखना, और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो जुडिशरी का पार्ट है वो इकट्ठा करना है आपको। तो चलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मीकांत की बुक है ये, इसमें क्या मेजर इंपॉर्टेंट हाईलाइटर्स हैं। पहला तो क्या है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो यह आप अपना पॉइंट्स नोट कर लेना। फिर सेकंड है कि ये कहाँ से अडोप्ट किया गया है, अडोप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर है जैसे ये बोल रखा है कि लाइक द यूएसए हैज़ द यूनिफाइड जुडिशरी, वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ये आपको मेंस लिखने में भी इजी रहते हैं और प्रीलिम में भी स्टेटमेंट रहती है इनकी। फिर आर्टिकल पूछेंगी, आर्टिकल किस कौन से में सुप्रीम कोर्ट का वो है गिवन है, तो आर्टिकल 124 टू 147। तो ये आपको जो इस टाइप के हैं आर्टिकल, वो आप यहाँ पे ही नोट कर लेना कि आर्टिकल कितना है। आर्टिकल 124 टू 147 है, तो आपको यहीं पे जो भी इम्पोर्टेंट की हमें प्रीलिम में आएंगे वो हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ही नोट कर लेना है इसको। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। फिर ये बोल रखा है कि ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी थी, 8 थी, 1 चीफ जस्टिस था, 7 अदर जजेस थे। फिर ये अमेंडमेंट बोल रहा है कि जो 2008 वाले अमेंडमेंट है उसमें ये चेंज कर दिया गया था कि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है। फिर जजेस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसका ये ध्यान रखना आपको। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके ही मतलब कि आपको चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंट करना है। तो फिर वो क्या है कि अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। फिर कंसल्टेशन पे ये कुछ जज केस आए थे, फर्स्ट जज केस है, सेकंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट जज केस में कंट्रोवर्सी पे कंसल्टेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट जज केस में आया था कि नो मेन कंकरेंस, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये है कंकरेंस नहीं होगा, एंड इट्स ओनली अप्लाई एक्सचेंज ऑफ व्यू, मतलब आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होगा कि आपको कंसल्टेशन लेनी है, आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो, तो इसका नोट मीन कंकरेंस पैरेलल नहीं पावर रहेगी। बट इन सेकंड के जज केस कंसल्टेशन टू कंकरेंस, मतलब बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट पे कि आपको लेनी होगी उसकी कंसल्टेशन। फिर थर्ड जज केस में है, हाँ, सेकंड जज केस में 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स जो रहेंगे उनकी कंसल्टेशन लेंगे, चीफ जस्टिस हैं वो,
और फिर रिकमेंड करेंगे नेम को। थर्ड जज केस में क्या होगा, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, जो प्लूरल रहेंगे, जैसे कोलेजियम सिस्टम हो गया, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनकी कंसल्टेशन लेनी होगी। अगर 2 जज हैं उनका भी ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है तो वो रिकमेंड नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। तो थर्ड जज केस है वो अभी तक चल रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे 4, उनका सजेशन लेना है, और उसके बाद ही अगर वो मेजॉरिटी के साथ में देते हैं, नाम दे रहे हैं, तो तभी वो रिकमेंड करेगा उसको, प्रेसिडेंट को, CGI। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कौन करेगा, द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस, जो भी सीनियर मोस्ट रहेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रहेंगे। फिर ये केस दे रखा है इन्होंने, in the second judge case in which Supreme Court ruled that senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India। तो अब सीनियर मोस्ट जज जो रहेगा वही मतलब मैंडेटरी रह गया कि उसको करना ही करना है, वही मतलब इलेक्शन या अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा, या फिर सेकंड क्या रहेगी, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, सेकंड कंडीशन रहेगी। फिर सेकंड में बी क्या रहेगा, या कोई एडवोकेट हो हाई कोर्ट का फॉर 10 ईयर्स। थर्ड रहेगी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, जैसे ये मैं आपको बताऊंगी टेबल के थ्रू कि इसकी जो हाई कोर्ट के और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस रहेगा। जैसे उसमें 5 ईयर्स के लिए है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट का है। फिर क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट में ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट नोट गिवन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तीनों गिवन है। इस टाइप से मैं आपको उसमें हाई कोर्ट में आपको टेबल के थ्रू बताऊंगी, उससे आपको और भी इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहे हैं इनको। किस टाइप की ओथ लेते हैं ये, टू बी ए ट्रू फेथ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ ये इंपॉर्टेंट जो इनका रहता है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। फिर टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो ये जैसे आपको ये जब भी आप याद करो तो आपको ओथ में ये डिफ्रेंशिएट देखना है कि प्रेसिडेंट जैसे क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट प्रिजर्व कर रहे थे इसको कॉन्स्टिट्यूशन को। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में ही थी, यहाँ पे नहीं है। ये इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, टू बी ए ट्रू फेथ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ये मतलब प्रोटेक्ट कर सकते, उसके लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट में है। तो ये स्टेटमेंट आ जाती है कि कौन है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर टेन्योर ऑफ जजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर है वो, अदरवाइज लेकिन कुछ प्रोविज़न बना रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही। वो क्या है कि 65 ईयर तक होल्ड कर सकता है, अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, और रिज़ाइन कर सकता है राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो ओथ हो गई, ओथ किसको हो गई, कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। और ये रिमूवल भी, रेजिग्नेशन वो किसको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट से। फिर रिमूवल ऑफ द जजेज है वो बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। ये पॉइंट है इसमें, रिमूवल कैसे होगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्रोसेस चलता है कंप्लीट। फिर ये प्रोसेस का बोल रखा है, जैसे मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। ये कौन सी मेजोरिटी होगी, ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आपको चाहे इसमें आप याद रख लेना, या फिर आपको एक वीडियो अलग से करवा रखी है मैं जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के यूजेस है, वो उसमें आपको अकेले में इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन सी मेजोरिटी कौन से केस में लग रही है। फिर है रिमूवल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, ये जज इंक्वायरी एक्ट 1960 एक्ट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं जो इनका रिमूवल प्रोसेस है वो। रिमूवल मोशन क्या होगा, 100 मेंबर्स से लोकसभा के में अगर मोशन लेके आ रहे हैं तो 100 मेंबर्स का साइन करना मस्ट है। फिर अगर राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो 50 मेंबर्स का। किसको देंगे, स्पीकर या चेयरमैन, जो भी जिस केस में हम वो कर रहे हैं, मोशन लेके आ रहे हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर
इस केस में क्या है कि स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट और मोशन और रिफ्यूज़ टू एडमिट, अगर रिफ्यूज़ हो गया तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा वो मोशन। इफ़ इट इज़ एडमिटेड देन द स्पीकर चेयरमैन इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूट ए 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबर कमेटी रहेगी, उसके मेंबर कौन कौन रहेंगे फोर्थ में, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड कौन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड रहेगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले तो रिमूवल प्रोसेस होगा, उसमें कितने मेंबर लेके आएंगे, लोकसभा में 100 मेंबर लाएंगे, राज्यसभा में 50 लाएंगे। फिर एक यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है मोशन को। फिर अगर एडमिट कर लिया तो 3 मेंबर कमेटी आएगी, उसमें कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या थर्ड होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। फिर ये सब होने के बाद अगर वो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर या सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, ये कंडीशन रहती है कि उसको रिमूवल करने की, तो ये अगर इसमें अप्रूव कर देते हैं तो वो रिमूवल हो जाता है बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज। फिर ये मोशन पास हो जाता है तो रिमूवल हो जाएगा। फिर अब तक का कोई भी ये हुआ नहीं है। ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट दैट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट चला था, लेकिन वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सैलरी एंड अलाउंसेस कौन है, ये दे रखा है कि बाई कौन डिसाइड करता है, बाई पार्लियामेंट, और इनकी डिसएडवांटेज है एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब इसको लोअर डाउन नहीं कर सकते एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, उस टाइम पे तो हो जाती है इनकी। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करेंगे, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें ये ध्यान रखना है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करेंगे। और ओबियसली जो एक्टिंग जज कौन रहेगा, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, ये फिर इक्वल टू जो हाई कोर्ट की कंडीशन में रहेंगे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट रहते हैं, जो वो कर सकते हैं चीफ जस्टिस का। कंडीशन क्या रहेंगी, कब कब कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, जब उनका वो ऑफिस है वो वैकेंट हो, टेम्परेली एब्सेंट हो, अनेबल टू परफॉर्म दैट ड्यूटीज़ हो। 3 कंडीशन में एक्टिंग जज लेकर आ सकते हैं। फिर अडोक जजेज हैं, अडोक जजेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको लेकर आते हैं, मतलब लैक ऑफ क्वेरम हो परमानेंट जजेस का, तो कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन प्रीवियस कंसेंट चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। ही कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो दोनों की कंडीशन कंसेंट चाहिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और प्रेसिडेंट की। ही इंजॉय ऑल द जुरिडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी मतलब जज सुप्रीम कोर्ट की जज की पावर रहती है वो सब अडोक को भी मिलती हैं। फिर रिटायर्ड जज को अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, कहीं से भी, उसमें प्रीवियस कंसर्न चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, एंड आल्सो पर्सन टू बी अपॉइंटेड, ऑब्वियसली जो जिसको अपॉइंट करना है उनकी और प्रेसिडेंट की। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट की मस्ट रहती है, यहाँ पे हाई कोर्ट के CJI की भी रहती है अगर हमें अडोक को करना है तो, और रिटायर्ड जज को ओनली प्रेसिडेंट की। फिर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखी है दिल्ली को एज ए परमानेंट सीट, बट इट्स ऑल्सो अथराइज्ड टू CJI टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेस एज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही कैन बी डिसीजन रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन इनको अगर सीट चेंज करनी है तो। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या रहेगा, इनमें बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय बेंच। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होंगे या कोई रेफरेंस केस रहते हैं वो कौन डिसाइड करता है, 5 मेंबर जज बेंच होता है, 5 जज जो रहते हैं जिसके अंदर, वो बेंच डिसाइड करता है। और अदर केसेस जो भी होंगे तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल केस में 5 जज रहेंगे और अदर केसेस में नॉट लेस देन 3 जजेस, तो उसमें 3 जजेस हो सकते हैं। इनका डिसीजन कैसे रहता है, मेजोरिटी वोट से रहता है। तो ये प्रोसीजर के पॉइंट्स ध्यान रख लेना। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर है इंडिपेंडेंस कई पार्ट हैं, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, कौन करते हैं, इनको प्रेसिडेंट करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेनर प्रोवाइडेड है, इसलिए इनकी इंडिपेंडेंसी है। इनकी जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अपॉइंटेड नहीं है ये, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर UPSC चेयरमैन है या फिर क्या कि वो हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे हैं, लेकिन
जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो चेयरमैन जो CGI ये रहते हैं, जजेस रहते हैं, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये ध्यान रखना है। कहीं भी अपने आप से रिमूव नहीं कर सकते। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट इनको दे देता है तो इनका इम्पीचमेंट मोशन चलता है तभी रिमूव कर सकते हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन क्या रहती है? डिटरमाइंड बाय टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनकी सर्विस कंडीशन है वो। फिर एक्सपेंशन चार्ज ऑन कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, फुली जो पेंशन सैलरी जो सब रहता है वो इनका कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से रहता है, वो नॉन वोटेबल रहता है, इसलिए क्योंकि जो भी CFI से जो भी फंड या पैसा निकाला जाता है वो नॉन वोटेबल रहता है, वहाँ वो पार्लियामेंट में वोट नहीं की जाती, उस पर कोई डिस्कशन वगैरह नहीं चलता है। फिर जैसे ये एक्सेप्शन है थोड़ा, मैं ये आपको हाई कोर्ट में बताऊंगी कि जो इनकी हाई कोर्ट के जज रहते हैं उनकी सिर्फ पेंशन CFI से, और बाकी स्टेट का जो कंसोलिडेशन फंड रहता है उसमें से सैलरी वगैरह सब वो हाई कोर्ट की स्टेट कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया फंड में से रहती है, और ये उनकी पेंशन है वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से रहती है। तो ये मैं क्लासिफिकेशन करके वहाँ पे बता दूंगी, आपको टेबल बताऊंगी जब। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, इनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेशन में, एक्सेप्ट व्हेन द इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो मोशन है वो तो पार्लियामेंट में ही रहेगा, अदरवाइज इनका कोई भी डिस्कशन नहीं रहता है इनका। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, इनकी पावर है वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी डिग्निटी एंड ऑनर, कहीं पे भी इनको पावर है कि कहीं पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, चाहे स्टेट लेवल पे हुआ है, तो ये पनिश कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, चीफ जस्टिस वो अपॉइंट कर सकते हैं। इस जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, जुरिडिक्शन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में ही रहता है एक्सटेंड करने का। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, अपने यहाँ पे जुडिशरी और ये सेपरेट हैं, एग्जीक्यूटिव इंटीग्रेटेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, फिर अदर सबऑर्डिनेटेड जज रहते हैं, वैसे इंटीग्रेटेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो डिफरेंट रहता है, जुडिशरी अलग रहती है। फिर है जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ नॉट ओनली ए फेडरल कोर्ट लाइक द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बट ऑल्सो ए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ये प्रीलिम में पूछ सकते हैं। फाइनल इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। फिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। फिर इनकी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन है, एपेलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स। इनको हम डिटेल में देखते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, जो भी फाइनल फेडरल डिस्प्यूट्स रहते हैं वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जैसे सेंटर स्टेट का हो गया या फिर दो स्टेट्स का हो गया सेंटर के साथ, या फिर आपस में दो स्टेट के साथ रह गया, तो तीनों कंडीशन में कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है फेडरेशन की बातें। फिर ये फेडरल डिस्प्यूट हैं सुप्रीम कोर्ट के हैज़ एक्सक्लूसिव मतलब जो अदर कोर्ट्स हैं वो इस डिस्प्यूट को सोल्व नहीं करते। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ये है कि जो भी अपील है वो हाई कोर्ट से नहीं आएगी, डायरेक्ट यहीं पे आएगी, तो वो ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव दोनों हैं। फिर है जैसे जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही है? एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कन्वेंट है, इसमें ओरिजिनल नहीं रहेगी इनकी ये। फिर है ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी एग्रीमेंट एक्सेट्रा विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट सेड जुरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच ए डिस्प्यूट, तो ये कंडीशन भी है। फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो भी इनका ट्रिब्यूनल बना रहता है। मैटर रेफर्स टू द फाइनेंस कमीशन, ये भी ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंस कमीशन को रेफर कर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, ऑर्डनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय द स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ये भी कंडीशन में इनकी ओरिजिनल नहीं है।
फिर है रिट जुरिडिक्शन, वैसे फेडरल नेचर के हैं लेकिन इनकी वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं है इनका, एक्सक्लूसिव नहीं है। रिट जुरिडिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट एज ए गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इशू। तो रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, द हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर टू इशू रिट्स फॉर जो 32 में तो फंडामेंटल राइट्स का कौन है? सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, और 226 में जो हाई कोर्ट है वो भी फंडामेंटल और अदर लीगल जो राइट्स रहते हैं उनका गारंटर है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉन्करेंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर बल्कि ज़्यादा है इसकी इसकी रिट जुरिडिक्शन की, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट इट्स एक्सक्लूसिव, ओनली फेडरल डिस्प्यूट के उसमें एक्सक्लूसिव होगी। अदर जो सेकंड केस है जो कि जो उसका ओरिजिनल इसका जो अदर फंडामेंटल राइट्स लीगल है वो कॉन्करेंस रहती है, क्योंकि उसका हाई कोर्ट है उसके पास भी पावर है। फिर द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नोट फॉर अदर पर्पजेज। हाई कोर्ट अदर हेड कैन इशू रिट्स ऑन ओनली फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर पर्पज जो भी होंगे। तो इसके पास क्या है, ये वाइडर बोल रखा है कि हाई कोर्ट की पावर है वो वाइडर है देन द सुप्रीम कोर्ट। फिर एपेलेट जुरिडिक्शन क्या है? एपेलेट जुरिडिक्शन में रिप्लेस द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली ए कोर्ट ऑफ अपील, हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो भी हाई कोर्ट के या उनके कोई भी है तो वहाँ से अपील आ गई तो वहाँ से ये सुनते हैं। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, स्पेशल लीव कंडीशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या है, जैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, या फिर कहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की करना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो हाई कोर्ट से यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट, कि यहाँ पे इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ही केस होंगे। तो फिर है सिविल मैटर्स में कौन से हैं? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों कंडीशन में सिविल मैटर में आ सकती है कि कोई सब्सटेंस में चेंज आ रहा है, या फिर उसमें जैसे लॉ है वो डायरेक्टली कुछ नहीं है लेकिन उसमें उसका अंदर को हम मैनिपुलेट करके हमें आंसर देना है, तो उस टाइप से सब्सटेंशियल जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है। तो ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे कहीं पे भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट करना होगा, वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होगा? ये 3-4 कंडीशन बता रखे हैं इन्होंने। एक तो हैज़ एन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल ऑफ अक्यूज पर्सन, इवन सेंटेंस हिम टू डेथ के केस में कर दिया हो, अपील आ गई हो वहाँ से, और फिर ऑटोमेटिकली अपने आप स्टेप ले लेता है, कोई भी केस है वो डेथ सेंटेंस का। फिर सर्टिफाई द केस इज़ फिट वन, कोई भी फिट हो रहा हो वो उसको कर लेता है। फिर इसमें बोल रहा है कि मैटर ऑफ राइट बन जाता है ये सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट में मैं जैसे बताऊँगी आपको कि वो मैटर ऑफ राइट नहीं रहेगा, जैसे अपील बाय स्पेशल लीव है ये मैटर ऑफ राइट नहीं रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर है लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं रहता है। अपील बाय स्पेशल लीव टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन, कोई भी मतलब केस है टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन मैटर पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एनी कंट्री, कहीं पे भी कोई भी वो आ गया है, मैटर आ गया, जजमेंट आ गया, वो अपने आप पे अपने पास ले लेते हैं। ये इनकी स्पेशल लीव कंडीशन है, कहीं से भी मैटर को उठा के और जजमेंट दे सकते हैं अपना, चाहे वहाँ पे जजमेंट आ गया हो। लेकिन एक्सेप्शन है, कहाँ का नहीं दे सकते, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड कोर्ट ट्रिब्यूनल मार्शल का। फिर ये कंडीशन क्या दे रखी है? इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। फाइनल एंड इंटरलोक्यूटरी होगा, ये इनका डिसीजन जो भी होगा फाइनल होगा। और इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, कोई भी, लेकिन बस एक्सेप्ट मिलिट्री और कोर्ट मार्शल के जो केसेस होंगे उनको अपने पास नहीं ले सकता। फिर किसी कहीं पे भी अपनी कंट्री में कहीं पे भी एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कहीं के भी केस ले सकते हैं। फिर है एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है? इसमें बोल रखे कि आर्टिकल 143 में है, ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट है वो कोई भी ओपिनियन है वो सीख कर सकता है। तो वो ओपिनियन कौन से होंगे? जैसे ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दो कंडीशन में है, एक तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ का होगा, और एक
सेकंड है प्री कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो ये बोल रखा है फर्स्ट लॉ में है रिफ्यूज़ भी कर सकता है ओपिनियन देना, लेकिन सेकंड केस में क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जो एक्सप्लेनेशन या एग्रीमेंट या जजमेंट है उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कर पाएगा। फिर ये भी जैसे प्रेसिडेंट पे भी बाइंडिंग नहीं है कि ओनली एडवाइजरी नोट ए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, हेंस इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट भी मतलब इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, जो भी एविडेंस वगैरह रहते हैं उनको रिकॉर्ड रहता है इनके पास में। फिर इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर, दो हैं इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, एक तो परपेचुअल मेमोरी के लिए जो भी रिकॉर्ड्स रखते हैं, दूसरा है कि कंटेप्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, पावर इनके पास पावर है। पनिश फॉर कंटेप्ट नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। कहीं पे भी कंटेप्ट टू कोर्ट हुआ है उनको मतलब हैंडल कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल क्रिमिनल में क्या होगा, स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, prejudices or interfere with the due course of the judicial procedure, interfere or obstruct the administration of justice in any matter। एक तो क्या होगा कि कोई भी लोअर करना अथॉरिटी का जो मतलब मान अपमान वाला केस रहता है, जो स्कैंडलाइज करना, और फिर कोई भी जैसे केसेस चल रहे हैं या कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग है उनमें इंटरफेयर करना। थर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है जुडिशरी का उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है या इंटरफेयर करना है। तो तीन कंडीशन में ये कौन से बोले जाएंगे, क्रिमिनल केसेस में। सिविल में कौन से होंगे कि जो भी जजमेंट दे दिया विलफुल डिसओबीडियंट कर दिया हमने, एनी ऑर्डर जजमेंट रेट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, विलफुल उसको हमने माना नहीं तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। या फिर क्रिमिनल में कोई लोअर कर रहा है अथॉरिटी को, या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको इंटरफेयर कर रहा है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है उसको इंटरफेयर कर रहा है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स। ये डेफिनेशन का ध्यान रखना कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायर्स दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड to uphold the principle of supremacy of the constitution, federal equilibrium को मेंटेन करना है, protect the fundamental rights। तो तीन केस में हमें जुडिशियल रिव्यू चाहिए। फिर है जुडिशियल रिव्यू हैज़ नाउ, कहीं पे भी वर्ड मेंशन नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर वही इंडिया इज़ नैरोअर देन द, जुडिशियल रिव्यू का बोल रहा है कि इंडिया में नैरोअर है देन द यूएसए। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की फिर इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसमें क्या कर रहा है कि जो अनलॉफुल या बट प्रोसीजरल ग्राउंड और अनरीजनेबल जो भी ग्राउंड रहेगा, मतलब अगर पॉलिसी वगैरह बना रखी है उस बेस पे भी ये जुडिशियल रिव्यू को मतलब नल एंड वॉइड, कोई जजमेंट दे रखा है तो जुडिशियल रिव्यू करके इसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं कि ये पॉलिसी लैकिंग में इसमें जजमेंट डिफर कर रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो लॉ गिवन है उसमें उसके अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। Only the substantial question whether the law is within the power of the authority concerned or not. It is not expected to go into the question of its reasonableness, sustainability, suitability or policy implications. तो ये ध्यान रखना है कि ये दो कंडीशन है। ड्यू प्रोसेस लॉ कहाँ का है, यूएसए का है, और आपने यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये यूके मतलब जो यूके वाला है यहाँ वहाँ पे भी यही है और इंडिया में भी यही यूज़ होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन का चेंज करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। फिर है अदर पावर्स क्या हैं, डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो इलेक्शन के वो डिस्प्यूट फाइनल अथॉरिटी रहती है सुप्रीम कोर्ट। फिर इंक्वायर करता है जो यूपीएससी मेंबर्स रहते हैं, चेयरमैन या मेंबर रहते हैं, उनके कंडक्ट और बिहेवियर को इंक्वायर करने में सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। इट हैज़ टू पावर इट्स ओन जजमेंट को रिव्यू कर सकता है।
फिर है इट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, इट डिक्री और ऑर्डर इज इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। फिर नेक्स्ट है कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है ये इसकी। और फिर इनमें डिफरेंस देख लेते हैं हमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या है। एक तो ये फेडरल कोर्स ओरिजिनल जुडिक्शन है वो फेडरल केसेस तक ही है इनकी, और इनकी ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ तक है, नॉट ओनली फेडरल केसेस बल्कि अदर जो केसेस नावल हमारे यहाँ पे जैसे मिलिट्री और कोर्ट मार्शल वाले केसेस को ये नहीं सुन सकते, और यहाँ पे मैरीटाइम एक्टिविटी एम्बेसडर वगैरह सब हैंडल कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो। फिर इट अपेलेट जुडिक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल और क्रिमिनल मैटर में है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हो गए अमेरिकन वाले में। फिर यहाँ पे स्पेशल ग्रांट जो ग्रांट स्पेशल लीव अपील है वो अपने इंडिया में ही है, यहाँ पे नहीं है ऐसा केस यूएसए वाले में। एडवाइजरी जुडिक्शन है, यहाँ पे कोई एडवाइजरी नहीं है, प्रेसिडेंट एडवाइज नहीं ले सकते, ओपिनियन नहीं ले सकते। जुडिशियल रिव्यू है लिमिटेड है यहाँ पे वाइड है क्योंकि पॉलिसी पैरा उन पे भी चेंजेस कर सकते हैं अपने यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही चेंज कर सकते हैं। इट डिफेंड्स राइट्स ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, और यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इट्स जुडिक्शन पावर कैन बी एनलार्ज बाई पार्लियामेंट, और यहाँ पे कोई लिमिटेड रहती है जुडिक्शन पावर कन्फर्ड बाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो ये रहेगा। फिर इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, इट हैज़ पावर टू इट हैज़ नो सच पावर ड्यू टू डबल जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ के इनका जुडिशियल सिस्टम स्टेट का अलग हो रहेगा और मतलब उसका इंडिया का अलग। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को साथ साथ में पढ़ेंगे, और फिर कुछ पॉइंटर फॉर्म में सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स का जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ साथ में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं और हाई कोर्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी कोल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से। तो वो साथ साथ में आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन पे भी आपको क्लिक करेगा कि हमें कहाँ से मतलब कैसे पढ़ना है। तो आप और जो भी पीडीएफ लिंक रहता है वो हर वीडियो का मैं नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहता है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी टेबल फॉर्म में रहता है उसको आप निकाल के पीडीएफ को और आप जहाँ पे स्टडी एरिया वहाँ पे आप लगाएं